Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series in which we are going to discuss about the best choice questions that come in our FCPS exam. Very focused, उसी पे सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे उन्हीं MCQs के बारे में और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में. एंड द बुक वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इज रफ़ी के पर्ल्स, सही है. और उसी में से जो भी टॉपिक्स होंगे वी विल बी डिस्कसिंग इट फ्रॉम दी फर्स्ट एड एज वेल एज फ्रॉम द रफ़ी, और भी जो भी जनरल कॉन्सेप्ट्स होंगे बिहाइंड दोज. जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट द पल्मोनोलॉजी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे पास 4 तरह के लंग वॉल्यूम्स होते हैं और उन्हीं पे बेस करती हैं हमारी कैपेसिटीज़. अब हमें जो बात समझने की ज़रूरत है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम. तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज़ लेफ्ट इनसाइड योर लंग्स, सही है, इवन आफ्टर द मैक्सिमल एक्सपायरेशन. ये वो एयर होती है जो कभी आपके लंग्स से बाहर नहीं जाती है, और यही फॉर प्रिवेंटिंग द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, सही है. क्योंकि अगर ये हवा भी निकल जाएगी तो बिल्कुल बलून की तरह आपके लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे और एल्विलाई कोलैप्स कर जाएंगे, और उनको दोबारा से इन्फ्लेट करने के लिए वी वुड नीड अ लॉट मोर पावर, फोर्स एंड एनर्जी, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर से रीच नहीं हो पाएगी. तो इसी सबसे बचने के लिए हमारे लंग्स में एक ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, यानी वो वहीं रिजाइड करता है परमानेंटली, सही है. अब ये जो वॉल्यूम है ये अराउंड जो है वो हमारे पास 1200 ml होता है और 1.2 लीटर्स हम इसको कह सकते हैं, सही है. तो और दूसरा होता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो हम नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन में इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सही है. ये अराउंड 500 ml होता है, या फिर हम इसको 0.5 लीटर भी कह सकते हैं. ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि इनफ होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर रेस्पायरेशन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं एट द रेस्टिंग पोजीशन. किसी भी कंडीशन में जब आप खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो जो अमाउंट बाहर और अंदर जाती है वो अराउंड 0.5 लीटर या फिर 500 ml होती है, सही है. और ये गैसेज एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए इनफ होती है. अब इसके अलावा हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स और भी हैं जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अगर आप अपनी नॉर्मल रेस्पायरेशन के अलावा डीप ब्रीथ करते हैं और एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सही है. और इसी तरह से अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने लंग से निकालती हूँ दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इन्हीं एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हमें कोई डिजीज़ होती है, जब हम किसी ऐसे लाइक हमारी बॉडी में एसिडोसिस बन जाता है तो हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं उसको अपनी बॉडी से निकालने के लिए. ये वॉल्यूम सिर्फ तभी काम आते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में ये काम नहीं आते हैं. इन सबको मिला के हमारे पास कुछ कैपेसिटीज़ बनती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेसिटीज़ हैं, उनको पढ़ना. क्योंकि नॉर्मली एमसीक्यूज़ यही आते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, सही है. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कि ये कौन सी कैपेसिटी है. तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि नॉर्मली हमारे लंग्स में जो एयर बच जाती है वो रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है. एंड दैट इंक्लूड्स हमारी कौन कौन सी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में हमेशा रहेगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा वो वाला वॉल्यूम जो कि एक्स्ट्रा था, सही है. तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज बेसिकली द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम, सही है. यानी कि अगर हम टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर देते हैं रेस्टिंग कंडीशन में तो जो वॉल्यूम अंदर बच जाएगा दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है. अब इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो फिक्स है दैट इज 1.2 लीटर, लेकिन जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैसा है, ठीक है. फिर हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है. तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर आप अंदर मैक्सिमम लेके जा सकते हैं वो, तो उसमें हमारे पास क्या होगा टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मली अंदर लेके जाते हैं, प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आएगी. तो ये 2 चीज़ें मिला के हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं विच इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम. फिर हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा बाकी तीनों वॉल्यूम को हम काउंट कर लेते हैं विच इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द टाइडल वॉल्यूम एंड द फोर्सफुल एक्सपायरेशन वॉल्यूम विच इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जितने वॉल्यूम्स बचेंगे विद द फोर्सफुल एक्सपायरेशन वो वाइटल कैपेसिटी होती है. फिर टोटल लंग कैपेसिटी में चारों वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे, रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है. अब हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन आया था दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू. तो ये कौन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एंड द एंड ऑफ टोटल टाइडल एक्सपायरेशन. जब आपने टाइडल वॉल्यूम अपने लंग से निकाल दिया तो जो चीज़ अंदर बचेगी दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी विच इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज द रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है. फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन था दैट वाज द टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट इज इक्वल टू दैट इज 0.5 लीटर या फिर हम कह सकते हैं 500 ml.
लेकिन अगर हम किसी न्यू बॉर्न की बात करते हैं, दे हैव वेरी टाइनी लंग्स एंड टाइनी एल्वुलाई, तो उसमें अराउंड 15 ml जो है उनका टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। द एवरेज टाइडल वॉल्यूम इन अ न्यू बॉर्न हु इज वेइंग 2.3 kg, वेट से फर्क नहीं पड़ता है, इट इज़ नॉट वेट डिपेंडेंट, तो अराउंड 15 ml उनका टाइडल वॉल्यूम होता है, जबकि एडल्ट का 500 ml होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेम टॉपिक्स हैं, उनके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सपायर्ड एल्वुलर एयर व्हेन द डेड स्पेस इज 1/3 ऑफ द टाइडल वॉल्यूम इज 30 mm ऑफ Hg। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, तो आपको वैल्यू याद करनी है, दैट इज 30 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्सपायर्ड एयर के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है दी एबनॉर्मल साइक्लिकल चेंजेस इन द टाइडल वॉल्यूम। अगर हमारे पास टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है वो हमारे पास ऐसा हो जाए कि आप रैपिड ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, एक हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर दें, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न बन जाता है आपका, विच इज़ डीपर एंड फास्टर, यानी कि आप जल्दी जल्दी गैस करते हुए ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं चीन स्टोक ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये जो चीन स्टोक ब्रीदिंग होती है दैट इज़ द एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, या फिर डीपर एंड फास्टर देन नॉर्मल यूजुअल ब्रीदिंग कैपेसिटी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के क्वेश्चंस क्या होंगे, हमें पता है रेजिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज लेफ्ट इन द लंग्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, एन इंक्रीज इन एयरवे रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है सेम अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, इंक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, डिक्रीज अमाउंट ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम एंड नो चेंज इन रेजिडुअल वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास कोई डिजीज़ ऐसी है जिसमें एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गई है, यानी कि जो एयरवे है उसमें से गैस जब बाहर निकल रही है तो उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, अब जब गैस बाहर ही नहीं निकलेगी तो वो सारी गैस अंदर जमा हो जाएगी, जब अंदर जमा हो जाएगी तो रेजिडुअल वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल। तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें एयरवे की रेजिस्टेंस है और एयर बाहर नहीं निकल पा रही है तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम वुड बी मोर देन नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं अ मैन ऑफ 30 ईयर्स विद अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, ठीक है। हैव स्पायरोमीट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम विल नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीट्री टेस्ट। अब स्पायरोमीटर जो है वो वाले वॉल्यूम्स को सेंस कर सकता है जो कि एक्सपायर होते हैं। अब जो एक्सपायर हैं उसमें सबसे पहले तो टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलता है, या जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल की थी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो बाहर आता है, या फिर जो आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो बाहर आएगा। तो जो अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर ही रह गई रेजिडुअल वॉल्यूम वो तो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अगर आप किसी की स्पायरोमीट्री परफॉर्म करवाते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर मेजरेबल नहीं होता बाय स्पायरोमीटर दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है तो उसका कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हुआ होगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ इज इक्वल टू इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, जिसमें एयर अंदर आ रही है पर बाहर नहीं जा पा रही, तो उसका जो है रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है ना नॉर्मल हेल्दी एडल्ट, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन अगर कोई आपको बोले द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन साइड योर लंग्स आफ्टर द एक्सहेलेशन ऑफ द टाइडल वॉल्यूम, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि उसमें आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सक्रीड आउट नहीं किया। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिया तो आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया है, तो फिर जो वॉल्यूम बचेगा दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज मैक्सिमली इनहेल्ड, दैट इंक्लूड्स द टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू कैलकुलेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दोनों को एड अप कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड विद द मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट एंड एक्सेल्ड आउट विद ईच एक्सपायरेशन। आपने इंस्पायर करते हुए मैक्सिमम फोर्स लगा दी लेकिन एक्सेल करते हुए आपने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाई। इसका मतलब है कि आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं निकाला, सिर्फ दो वॉल्यूम्स निकाले, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, ठीक है। अच्छा, अ पर्सन इंस्पायर्ड फोर्सफुली देन एक्सपायर्ड एज अ नॉर्मल ब्रेथ, तो वो क्या बनेगी हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स हमारे पास कहाँ पर होते हैं, वो कह रहे हैं डॉर्सल मेडुलरी सेंटर। ये क्वेश्चन हमारे पास आगे भी रिपीट होगा, उसमें हमारे पास दो सेंटर है मेडुला के अंदर, वन सेंटर इज इन द डॉर्सल पार्ट एंड द अदर सेंटर इज इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मेडुला। जो डॉर्सल सेंटर है वो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स को कंटेन करता है, जबकि जो वेंट्रल सेंटर है वो एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स को भी कैरी करता है और जो हमारे पास इंस्पायरेशन है उसको इनहिबिट भी करता है, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इन ओबीज पेशेंट विच लंग वॉल्यूम इज डिक्रीज, अब कोई ओबीज पेशेंट है तो वो उसका पूरा पोर्शन फैट से ऑक्यूपाई है तो वो इंस्पायर ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो उसका जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कम होगा, और क्योंकि वो कम हो रहा है तो उसकी इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है।
फिर हमारे पास आ जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड इज द सम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपने बता दिया। अब जब भी आप टाइडल वॉल्यूम को निकाल देंगे, जो बच जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर्ड रिमेनिंग वॉल्यूम इज नोन एज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, in a patient with the history of asthma and wheezy chest, the parameter most likely increased will be। अब asthma क्या होता है, एक obstructive lung disease होती है। जब obstructive lung disease है तो क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द कंडीशन विच वुड इंक्रीज इन obstructive but not in restrictive lung disease is the functional residual capacity। ठीक है, when the respiratory muscles are relaxed, कोई एक्सेसरी मसल यूज़ नहीं हो रही, कोई एक्स्ट्रा मसल यूज़ नहीं हो रही, तो जो नॉर्मल हमारे पास लंग्स में बची हुई कैपेसिटी होगी दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हम। एट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी द इंट्रा प्लूरल प्रेशर एंड द लंग रिकॉइल प्रेशर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्योंकि आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे तो दोनों का इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन ऑपोजिट फोर्स होगी, एक अंदर की तरफ पुश करिए और एक बाहर की तरफ पुश करिए। ठीक है, अच्छा, एन ओबीज पर्सन गेट्स शॉर्ट ब्रेथ एंड टायर्ड ऑन द माइल्ड एक्सर्शन। जैसे ही वो थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं दे फील वेरी टायर्ड। इट वॉज रिलेटेड टू द लंग वॉल्यूम्स एंड विच वन विल चेंज। तो दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, उसकी जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो ओबीज पेशेंट में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, जिसमें तीनों वॉल्यूम्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज मैक्सिमली एक्सपायर्ड आफ्टर द डीप इंस्पायरेशन। पहले आप डीप इंस्पायरेशन की, टाइडल वॉल्यूम अंदर गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर गया, फिर आपने डीप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दी, तो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम पहले निकला, फिर टाइडल वॉल्यूम निकला, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकला, तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा, वीकनेस, अब जो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है इन अ पर्सन हु हैज़ वीकनेस ऑफ द इंस्पायरेटरी मसल्स, क्योंकि वो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते तो मैक्सिमम एयर इनहेल नहीं कर पाएंगे, तो एक्सहेल भी नहीं कर पाएंगे, तो वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी। और वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन 80% इन अ पर्सन हु हैज़ अ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ वो होती है जिसमें लंग्स के अंदर एयर फिल ही नहीं हो पा रही है और वो डायलेट ही नहीं हो पा रहा है, तो जब एयर अंदर नहीं आएगी तो बाहर भी नहीं जा पाएगी। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है उसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, एयर बाहर नहीं जा पा रही। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है उसमें वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एयर अंदर ही नहीं आ पा रही, तो वो एक्सेल भी नहीं होगी। सही है, तो वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द वाइटल कैपेसिटी। तो आपके पास जो वाइटल कैपेसिटी है वो कब कम हो जाएगी, जब टोटल लंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब टोटल लंग वॉल्यूम, टोटल लंग फिल ही नहीं हो पा रहे हैं तो वो एक्सपायर भी नहीं कर पाएंगे मैक्सिमली, तो वो वाइटल कैपेसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है इन प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। तो जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल इंडिविजुअल। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कम होगी तो वाइटल कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वट इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट मेल। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट मेल का, 6 लीटर्स। तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम 1.2 लीटर या 1200 ml, एक टाइडल वॉल्यूम दैट इज अराउंड 500 ml या फिर 0.5 लीटर्स, और एक टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, अराउंड 6 लीटर्स होती है, या फिर आप उसको 6000 ml भी कह सकते हैं। और एक न्यू बॉर्न की कितनी होती है, 15 ml उसका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है। सही है, फिर हमारे पास आ जाती है कि डेड स्पेस डिक्रीज और इंक्रीज किस में होती है। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अबाउट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डेड स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। तो जिन चीज़ों में हमारे पास डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है वो हमारे पास ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें एल्वुलाई बर्स्ट कर जाएंगे। जब एल्वुलाई बर्स्ट कर जाएंगे तो पूरे लंग का वॉल्यूम तो उतना ही है, लंग उतने ही है, लेकिन उनके अंदर की जो वॉल्स थी, छोटे छोटे सेप्टा थे जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते थे, वो सेप्टा नहीं रहे, तो एयर अंदर आ रही है पर एक्सचेंज नहीं हो पा रही। तो ऐसी डिजीज जिसमें एल्वुलाई के दरमियान की जो वॉल्स होती हैं वो फट जाती हैं, दैट इज नोन एज एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा में डेड स्पेस बढ़ जाती है, यानी एयर तो आएगी पर वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरा, जब आप अपनी नेक को एक्सटेंड करते हैं तो डेड स्पेस बढ़ जाती है। क्यों डेड स्पेस बढ़ जाती है, जब आप ऐसे नेक को एक्सटेंड करते हैं तो आपकी सारी एयरवेज सीधी हो जाती हैं। जब सारी एयरवेज सीधी हो जाती हैं, एयरवेज का रास्ता बढ़ जाता है। जब एयरवेज का रास्ता बढ़ जाता है तो आपको पता है कि एयरवे इज दी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जितने भी हमारे ट्रैकिया है, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, वो किसी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ उनको मॉइस्चराइज करते हैं, क्लीन करते हैं और फिल्टर करते हैं। ठीक है,
तो जब हम नेक एक्सटेंड करते हैं तो मैक्सिमम एरिया हो जाता है हमारी एयरवेज का और तब हमारी डेड स्पेस बढ़ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है ईटीटी इंट्यूबेशन। ईटीटी इंट्यूबेशन में आप क्या करें हैं, आप एक ट्यूब को अंदर इंसर्ट करें। तो जब आप ट्यूब को अंदर इंसर्ट करते हैं तो एयरवे का रास्ता, एयरवे पूरी एक्सटेंड होती है, फिर ईटीटी ट्यूब अंदर डलती है। तो जब एयरवे एक्सटेंड हुई, ईटीटी ट्यूब डली, तो जो डेड स्पेस थी वो बढ़ गई क्योंकि गैसेस एक्सचेंज का एरिया कम हो गया। फिर हमारे पास आ जाती है स्टैंडिंग। जब हम स्टैंड करते हैं तो भी हमारी नेक एक्सटेंडिंग पोजीशन में जाती है और हमारी डेड स्पेस बढ़ जाती है। फिर आ जाती है स्मोकिंग। अब जो स्मोकिंग होती है वो क्या करती है, वो हमारे पास इरिटेट कर देती है एल्वुलाई को। जब एयरवेज इरिटेट हो जाती हैं तो इरिटेंट्स की वजह से वहाँ पे एक म्यूकस की लेयर बन जाती है विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो जब वो एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी तो वो गैसेज एक्सचेंज नहीं होने देगी। इन दैट केसेस डेड स्पेस इज इंक्रीज्ड। ठीक है। हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होगा, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर अंदर जा रही है लेकिन इतनी परफ्यूजन ही नहीं है, इतना ब्लड ही नहीं है कि वो एक्सचेंज कर सके नॉर्मली। तो जब ब्लड कम हो जाएगा तो एयर एक्सचेंज भी कम हो जाएगा, जब एयर एक्सचेंज कम हो जाएगा तो डेड स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जितनी भी डिजीजेज हैं जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसमें सॉलिड बन जाता है लंग्स के अंदर, जैसे कि नमूनिया हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया जिसमें पैची एटेलेक्टेसिस हो जाती है, गैस लाइक एरियाज बन जाते हैं, ग्लास लाइक एरियाज बन जाते हैं, ब्रोंकाइटिस जिसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, एस्थमा जिसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, कार्डियक फेलर जिसमें पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, वह फ्लूइड जमा हो जाएगा, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। जो गैसेस एक्सचेंज वाली जगह है वो सारी फ्लूइड से फिल हो जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें डेड स्पेस कम हो जाती है, दोज आर नोन एज, उसमें सबसे पहला केस है एटेलेक्टेसिस का। ठीक है। दूसरा, नेक फ्लेक्शन करेंगे तो एयरवेज जो होंगी उनका रास्ता कम हो जाएगा, डायरेक्ट एयर एल्वुलाई में जाएगी, डेड स्पेस कम हो जाएगी। जब हम ब्रोंको डायलेशन करते हैं यानी ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, ज़्यादा एयर अंदर जाती है तो डेड स्पेस कम हो जाती है। वो एल्वुलाई जिनमें पहले एयर नहीं जा रही थी अब उनमें भी एयर जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास डेड स्पेस कम हो जाएगी। ट्रेकियोस्टमी जब हम करते हैं तो हम ट्रेकियोस्टमी करके क्या करें, पाइप को डायरेक्टली नेक से इंसर्ट करें। तो जो ऊपर वाली डेड स्पेस थी वो कम हो गई, वो माइनस हो गई, तो डेड स्पेस टोटल ओवरऑल कम हो गई। स्लीप, जब हम सो जाते हैं तो हमारी एयरवेज जो होती हैं वो फ्लेक्शन में जाती हैं, कम हो जाती है एयरवेज का डिस्टेंस, तो डेड स्पेस कम हो जाती है। हाइपर वेंटिलेट करें, ज़्यादा एयर जा रही है तो ज़्यादा एल्वुलाई इन्फ्लेट हो रहे हैं और डेड स्पेस कम हो रही है। फिर सुपाइन पोजीशन, अगर आप लेटे हुए हैं तो आपकी एयरवेज जो है वो नॉर्मल से कम एरिया कवर करी हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी डेड स्पेस कम हो रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें याद करनी है कि किस में डेड स्पेस बढ़ जाती है, किस में डेड स्पेस कम हो जाती है। ठीक है। सारी की सारी डिजीज़ में डेड स्पेस बढ़ जाती है एक्सेप्ट फॉर वन डिजीज़ दैट इज़ नोन एज एटेलेक्टेसिस। ये आपको याद हो गया पहला पॉइंट। सही है। दूसरा पॉइंट आपको याद क्या हो गया, जैसे जो चीज़ें हमारी नेक को एक्सटेंड करेंगी वो एयरवे का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगी तो उसकी वजह से डेड स्पेस बढ़ेगी। तो उसका ऑपोजिट, जैसे नेक फ्लेक्शन हो गई, जैसे स्लीप हो गई, जैसे सुपाइन पोजीशन हो गई, तो उसमें डेड स्पेस कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे तो डेड स्पेस ज़्यादा होगी, ब्रोंको डायलेशन करेंगे, ज़्यादा एयर अंदर भेजेंगे तो डेड स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज, डेड स्पेस इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर विच डज नॉट टेक पार्ट इन द गैसेस एक्सचेंज विद द पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, इट इज़ डिक्रीज्ड इन। तो पूरा क्वेश्चन डिफाइन करने के बाद उन्होंने सिंपल सी चीज़ पूछी है कि डेड स्पेस कम किस चीज़ में होती है। तो जो भी ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे उसके मुताबिक आप देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे, जैसे कि एम्फीसीमा में डेड स्पेस कम होती है, या फिर आपके पास ARDS में डेड स्पेस कम होती है, या ETT इंट्यूबेशन में डेड स्पेस कम होती है, या ट्रेकियोस्टमी में। तो हमें आता है कि ट्रेकियोस्टमी में डेड स्पेस कम होती है जबकि ETT ट्यूब में डेड स्पेस बढ़ जाती है। ठीक है। इसका एक सिंपल सा वो है, जो आपके पास ट्रेकियोस्टमी है उसमें आप नेक में ट्यूब इंसर्ट करते हैं, टोटल डेड स्पेस को आपने माइनस कर दिया है, जबकि ETT ट्यूब आप माउथ से इंसर्ट करते हैं, वो पूरी अंदर तक ट्यूब जाती है, पूरी नेक उसमें एक्सटेंड हुई होती है, एयरवेज का डिस्टेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से डेड स्पेस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड एज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डेड स्पेस रिमेन अनचेंज्ड। तो जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं यानी कि आपकी नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है तो उसमें आपकी डेड स्पेस कुछ बढ़ती या कम होती नहीं है, तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर हमारे पास आ जाता है, द डिसएडवांटेज ऑफ शैलो ब्रीदिंग इज दैट इट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग द एल्वुलाई। तो जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो आप जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रहे हैं तो जो एल्वुलाई में एयर जा रही है उसका लेवल कम हो जाता है, लेकिन वो डेड स्पेस पे अफेक्ट नहीं करता। द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज ऑफन इंक्रीज इन लंग डिजीजेज। जितनी भी लंग डिजीजेज हैं सब में डेड स्पेस बढ़ जाती है एक्सेप्ट फॉर वन डिजीज दैट इज एटेलेक्टेसिस। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए। कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज विच मसल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और कौन सा एक्टिव प्रोसेस है और कौन सा पैसिव प्रोसेस है।